नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें दैवी सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग परिवार सिद्धांत और सामाजिक संविदा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले देखा था कि दैवी सिद्धांत जहाँ राज्य की उत्पत्ति के लिए राजा या राज्य के लिए देवता या ईश्वर को उत्तरदायी मानता है, वहीं शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए शक्ति को प्रमुख आधार मानता है। तो दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा में परिवार सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत दोनों समाजशास्त्रीय सिद्धांत माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों राज्य की उत्पत्ति के बारे में कम और समाज की उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा वर्णन करते हैं। और परिवार सिद्धांत की बात करें तो परिवार सिद्धांत मानता है कि जो परिवार है वही राज्य की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। और परिवार चूँकि रक्त संबंध पर आधारित होता है, रक्त संबंधों का जाल होता है, इसीलिए इसे रक्त संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? परिवार सिद्धांत को। परिवार सिद्धांत को रक्त संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, परिवार वंश पर आधारित होता है और कई वंश मिलकर कबीले बनते हैं और यही कई कबीले अंततः राज्य का निर्माण करते हैं। परिवार सिद्धांत को अगर देखें तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत। कुछ विचारक मानते हैं कि परिवार जो राज्य की उत्पत्ति का परिवार सिद्धांत है वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की देन है। जैसे प्राचीन काल के विचारक अरस्तु पितृसत्तात्मक व्यवस्था के समर्थक माने जाते हैं। वो कहते हैं कि पिता जो होते हैं वो परिवार की मुखिया होते थे और उनका परिवार पर ज़बरदस्त नियंत्रण होता था। परिवार पर ज़बरदस्त नियंत्रण होता था, वही परिवार और कबीले के मुखिया के तौर पे सामने रहते थे। और आधुनिक काल में दोस्तों पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हेनरी मैन माने जाते हैं। इस तरह से पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु और हेनरी मैन का नाम आता है और वहीं पर मातृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत प्राचीन काल में प्लेटो का, जबकि आधुनिक काल में जैक्स मॉर्गन और मैक्लेलान का स्थान आता है। इन विचारकों का कहना है कि जो प्राचीन काल और उसके बाद आधुनिक काल में परिवार का जैसे विकास होता है, माताएं परिवार की मुखिया के तौर पर थीं और मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कहीं कहीं माताओं ने शासन का कार्य भी संभाला। इसीलिए आगे चल के मातृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत परिवार ने राज्य को जन्म दिया। तो दोस्तों, परिवार सिद्धांत में ये सारे तथ्य हैं। अब आते हैं सामाजिक संविदा सिद्धांत। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक संविदा सिद्धांत के अंतर्गत अगर देखें तो सामाजिक संविदा सिद्धांत वास्तव में यह दैवी सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे समक्ष आया था। दैवी सिद्धांत जो कि प्राचीनतम सिद्धांत था, यह मानता था कि राज्य जो है ईश्वर की कृति है, दैवी सिद्धांत की कृति है। देवताओं द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, जबकि सामाजिक संविदा सिद्धांत मानव निर्मित राज्य का अस्तित्व मानता है। राज्य को ईश्वर कृत नहीं बल्कि मानवकृत रचना मानता है दैवी सामाजिक संविदा सिद्धांत। तो दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत जो राज्य संस्था है वह ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि मानव द्वारा गढ़ा हुआ
मानता है, जबकि दैवी सिद्धांत ठीक इसके विपरीत बात को मानता है। और सामाजिक संविदा सिद्धांत व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम मानता है। जो राज्य है वह व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम है, सामाजिक संविदा सिद्धांत ऐसा मानता है। और इस कड़ी में जब व्यक्तियों ने आपसी समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति अपने लिए राज्य का निर्माण करेगा वह अपने लाभ की बात ज़्यादा सोचेगा, इसीलिए राज्य साधन हो गया और व्यक्ति साध्य हो गया। तो दोस्तों जैसे ही राज्य को साधन बनाया वह और व्यक्ति को साध्य बनाया, यह व्यक्तिवाद की नींव खड़ी कर देता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत व्यक्तिवाद की बात करता है और यह वो सिद्धांत भी है जो उदारवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है वह यंत्रीय सिद्धांत का भी समर्थन करता है। इसका मतलब है कि राज्य एक यंत्र की भांति कार्य करे। राज्य का जो कार्य है वह सीमित है। राज्य बहुत नागरिकों के कार्य में बहुत सीमित दखल दे, अर्थात राज्य का सिर्फ 3 कार्य है: सीमा सुरक्षा, न्याय और शांति स्थापित करना। इस तरह से सामाजिक संविदा सिद्धांत एक तरह से पुलिस राज्य की भांति कार्य कर रहा है। आप देख रहे हैं व्यक्तिवाद का समर्थन कर रहा है, उदारवाद का समर्थन कर रहा है, यंत्रीय सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। कौन? सामाजिक संविदा सिद्धांत। और दोस्तों यह लोगों की सहमति पर बना था, इसीलिए लोकतंत्र की आधारशिला बनी। आपको याद होगा जब आप जॉन लॉक को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि जॉन लॉक ने जैसे ही सामाजिक संविदा सिद्धांत के तहत राज्य का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि जो राज्य होगा उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 सत्ता होगी और राजनीतिक दायित्व की व्याख्या लॉक महोदय करते हैं। तो दोस्तों वही है सामाजिक संविदा सिद्धांत, राजनीतिक दायित्व का भी व्याख्या कर रहा है। अर्थात विधायिका के प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे और न्यायपालिका उस विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करेगी, कार्यपालिका कानून को फॉलो करेगी। और दोस्तों 17वीं 18वीं सदी में यह अधिक प्रचलित था। 17वीं 18वीं सदी में सामाजिक समझौता सिद्धांत अधिक प्रचलित था और सामाजिक समझौते सिद्धांत ने फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया। अर्थात सामाजिक समझौते सिद्धांत से फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति भी प्रभावित थे। और सामाजिक समझौता सिद्धांत मैफ्लावर पैक्ट के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैफ्लावर पैक्ट क्या है दोस्तों? इंग्लैंड से अमेरिका जाते समय कुछ नागरिकों ने मैफ्लावर नामक जहाज पे एक संविदा या समझौता किया और कल्पना के रूप में राज्य की उत्पत्ति का एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। दोस्तों जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वह भारतीय और यूरोपीय दोनों परंपराओं में प्रचलित हैं। जहाँ महाभारत के शांति पर्व, भारतीय परंपरा में महाभारत के शांति पर्व में, वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया गया है। आप कौटिल्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौटिल्य सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रवर्तक थे, जबकि मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। दोस्तों यूरोप में सोफिस्ट विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत का
समर्थन किया। सोफिस्ट विचारक मानते थे कि राज्य आपसी समझौते का परिणाम है, सहमति द्वारा राज्य का निर्माण हुआ है, और राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत को आधुनिक काल में रिचर्ड हुकर, ग्रोसियस, कुंडेफोर्ड और स्पिनोजा ने समर्थन किया, जबकि इसको विकसित करने का श्रेय हॉब्स, लॉक और रूसो को जाता है। दोस्तों, यही तीन शख्सियत हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिनके साथ सामाजिक संविदा सिद्धांत जुड़ जाता है। और 20वीं सदी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में न्याय के क्षेत्र में सामाजिक संविदा को पुनर्जीवित करने का कार्य जॉन रॉल्स महोदय करते हैं। पूछा जाता है 20वीं सदी में जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में पुनर्जीवित करने का कार्य किया, किसे? सामाजिक संविदा सिद्धांत को। और दोस्तों, रॉबर्ट नाजिक और कांट, ये दोनों महान शख्सियत हैं जो सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन करते हैं। प्रवक्ता के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा विचारक है जो सामाजिक संविदा सिद्धांत का प्रवर्तक नहीं है? तो दोस्तों, रॉबर्ट नाजिक, कांट भी उसमें सम्मिलित थे उनके उत्तर में। तो इन दोनों को याद रखिए। दोस्तों, ये जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, यह वास्तव में एक काल्पनिक सिद्धांत है। यह एक कल्पना है, विचारकों की कपोल कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारक राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो प्राकृतिक अवस्था है, सामाजिक संविदा है, वो सब एक कल्पना ही करते हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित तिथि बताने में असफल रहे, और इसे दार्शनिक सत्य की उपमा भी दी जाती है। और दोस्तों, हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत के लिए इस बात पर सहमत हैं कि प्रारंभ में राज्य नाम की कोई संस्था नहीं थी। मानव प्राकृतिक अवस्था में निवास करता था, और जो प्राकृतिक अवस्था थी वह मानव स्वभाव पर निर्भर थी कि मानव स्वभाव का अगर स्वभाव अच्छा था तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, मानव स्वभाव अगर खराब था तो प्राकृतिक अवस्था भी खराब थी। इसीलिए दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था किसी ने अच्छी बताई, किसी ने बुरी बताई। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों में प्राकृतिक अवस्था किसी ने अच्छा बताया, किसी ने बुरा बताया। और प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों एक संविदा करते हैं, समझौता करते हैं, जिसके द्वारा राज्य का निर्माण होता है। और इसी के राज्य के निर्माण के बाद मानव और सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण करते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों राज्य की उत्पत्ति के संविदावादी विचारकों के अंतर्गत जो सामाजिक संविदा करते हैं, जो राज्य का निर्माण करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से राज्य के निर्माण की बात बतलाते हैं, जिसे हमने पॉलिटिकल थिंकर के अंदर पढ़ा भी है और इसके जस्ट बाद उसे पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रारंभ से लेके हॉब्स, लॉक, रूसो तक हम लोगों ने एक व्यवहारिक तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ लेक्चर को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।